नेताजी सुभाष चंद्र बोस सन 1930 में कलकत्ता कॉरपोरेशन में मेयर चुने गए, मगर देश की आजादी उनके लिए पहले थी, इसलिए उन्होंने मेयर पद रहते हुए भी देश की आजादी के लिए अपने जो प्रयास थे उनको नहीं छोड़ा और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मेयर पद से रिजाइन कर दिया। नगर निगम के दायरे में उन्होंने एक सोशलिज्म का सपना देखा कि किस तरह से कॉरपोरेशन में रहते हुए वो जन जन तक जो सुविधाएं हैं वो कॉरपोरेशन प्रति व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। सन 1924 में देशबंधु चित्तरंजन दास जब कलकत्ता के प्रथम कॉरपोरेशन का मेयर वो चुने गए, उस समय नेताजी नगर आयुक्त रहे और यहां तक कि 1939 में उन्होंने गांधी जी ने जिस पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के गुट के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इससे पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व था वो कितना प्रभावशाली और कितना वृहत था। मगर 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो उनको वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दिया गया, वर्किंग कमेटी सिलेक्ट नहीं करने दिया गया, उनको कार्य नहीं करने दिया गया और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हुए उसका नतीजा यह हुआ कि उनको मजबूर होना पड़ा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए। यह बहुत बड़ी घटना है। हमारे साथ आज राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिस दल की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, उस दल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेशनल सेक्रेटरी श्री संजय भट्टाचार्य जी हैं। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक में और नेताजी के विचारों को प्रचार और प्रसार करने के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया है। एक जुनून है श्री संजय भट्टाचार्य में, मैंने देखा कि एक जुनून है। हमारे साथ बनारस की एक अजीम शख्सियत मोहम्मद नूरुल एडवोकेट हैं। आप रिसर्चर हैं और आपने LLM किया है, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रिसर्च वर्क में भी हैं। बनारस की एक जानी मानी हस्ती आप हैं। श्री संजय भट्टाचार्य जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि एक ऐसी शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वाकई में इतने काबिल और उनकी काबिलियत का कोई जवाब नहीं था, कोई सानी नहीं था, और 1939 में महात्मा गांधी के गुट को हराना, उनके कैंडिडेट को, समर्थित कैंडिडेट को हराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जी। तो आखिर क्या कारण था कि नेताजी को मजबूर किया गया, वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दिया गया, महात्मा गांधी ने वर्किंग कमेटी में नाम नहीं प्रपोज किया और आखिर में यह हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा? क्या कारण था? एक्चुअली 1939 का मार्च में नेताजी कांग्रेस के जो दोबारा अध्यक्ष चुने गए तो अध्यक्षीय भाषण स्वयं नहीं दे पाए। उनका उस समय ब्रोंको निमोनिया हुआ था, काफी अस्वस्थ चल रहे थे। तो उनका एक दिन पहले, ज्यादा नहीं, 2 पेज का एक भाषण लिखे और जिसको उनके बड़े भाई
श्रीयुक्त शरद चंद्र बोस बैरिस्टर, उन्होंने उसको पाठ किया। उस भाषण में नेताजी को हम देखते हैं कि जैसे 38 के फरवरी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसमें एक लंबा चौड़ा भाषण नेताजी का आता है, कम से कम 15 पृष्ठ का, मैंने प्रिंटेड 15 पृष्ठ। और 39 में मार्च में देखता हूं करीब 2 पृष्ठ का, 2-2.5 पृष्ठ का होगा। उसमें भाषण में नेताजी कह रहे हैं कि हम लोगों को अगले 6 महीने के अंदर ब्रिटिश हुकूमत को अल्टीमेटम देना है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। इसी पर जो बाकी जो कांग्रेस के कार्यकारिणी के लोग थे और बाकी जो नेतृत्व थे, उनका विरोध शुरू हुआ। ये उनका कहना था कि अभी वो परिस्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन नेताजी कह रहे थे वो परिस्थिति है, क्योंकि जो चुनाव के पहले भी नेताजी कहते थे कि अगले 6 महीने में कांग्रेस को चाहिए कि अल्टीमेटम दे और एक चरम स्थिति पैदा करें, जिस पर हम एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और एक असहयोग आंदोलन करेंगे, असहयोग करेंगे, टोटल बॉयकॉट। ब्रिटिश यहाँ से विरोध हुआ, यहाँ से शुरू हुआ विरोध का, यहाँ से शुरू हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से लेकर तमाम लोग, यहाँ तक गांधी जी भी इसका विरोध किए, नेहरू जी भी विरोध किए कि अभी वो परिस्थिति नहीं है, वो मैच्योर्ड अभी ये आंदोलन आजादी का अभी नहीं है, अभी पूर्ण आजादी की बात नहीं की जा सकती है। ये 42 का आंदोलन में हम देखते हैं कि जो करो या मरो का नारा, ये 39 के नेताजी से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये विरोध शुरू हुआ, तो उस पर फिर नेताजी हर जगह, कांग्रेस के नेताजी कह रहे हैं कि बाकी जो हर प्रांत है वो चाहते हैं, इसीलिए मैं जो जीता हूँ उसका वो एक मोहर लगा दिया। तो यहाँ यही चाहते हैं कि पूर्ण आजादी, यहाँ से शुरू हुआ। इसके पहले जब 38 में चुनाव जीते, उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष भाषण दिए, उसमें उन्होंने एक पूरे देश में आजादी के बाद एक सोशलिज्म जो स्टेट होता है उसका पूरा खाका वो रखते हैं कि देश का, जैसे उसमें कह रहे हैं कि देश का जो पूंजीपति है, माने राष्ट्र को ही उसकी संपूर्ण उद्योग का जो डेवलपमेंट होगा वो संपूर्ण राष्ट्र को करना पड़ेगा। हम टाटा बिरला जैसे पूंजीपतियों के हाथ में हम उद्योग का संपत्ति नहीं दे सकते, क्यों? इससे दीर्घकालीन लगेगा। वो ऐसे नहीं कह रहे कि पूंजीवाद का हम विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे दीर्घकालीन लगेगा और सबके हित के लिए, माने ये उत्पादन और बंटन, हाँ, ये बराबर हो, इसके लिए एक खाका उन्होंने दिखाया था। तो एक यह भी वजह हो सकती है, ये वजह है उस समय बजाज जो है, सॉरी उस समय बिरला, हाँ, जो उस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, सबसे पहले उनका विरोध हुआ। ये कि उनको लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, एकदम स्पष्ट। तो इसलिए भी जो महात्मा गांधी जी का जो गुट था वो विरोध करने लगा और बिरला जी जो थे उनका जो गुट था वो विरोध करने लगा। अच्छा, नेताजी का जी नेताजी को हम देखते हैं कि वो कायस्थ थे और ह्यू टॉय एक ब्रिटिश CID ऑफिसर थे, उन्होंने एक किताब लिखे ये स्प्रिंगिंग टाइगर, उसमें उन्होंने जैसे नेताजी का परिचय दे रहे हैं, एक कायस्थ, उनका हाइट इतना है, लेकिन मिस्टर बोस, सुभाष चंद्र बोस, वो कायस्थ। तो हो सकता है इसके लिए भी उनका जबरदस्त विरोध हुआ कांग्रेस के, क्योंकि जीतने के बावजूद वो तमाम ये, और उसके बाद पत्राचार भी हुआ जीतने के बाद लगातार। जैसे आपका 21 दिसंबर 1938 से 6 मई 1939 तक ये लगातार गांधी जी के साथ पत्र व्यवहार हुआ, नेहरू जी के साथ भी ऐसे ही पत्र व्यवहार हुआ। तो इसमें कंट्रडिक्शंस जो पैदा हुए। हाँ, अच्छा, और ये जैसे एक प्रस्ताव लाया गया 39 में नेताजी जीतने के बाद कि नेताजी कार्यकारिणी का जो गठन करेंगे, ये गांधी जी के अनुमति से ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे। नेताजी ने एक बात कहे थे कि हम जो है वो कॉम्पोजिट कैबिनेट बनाना चाहते हैं, जिसमें देश के उसमें नेशनल लेवल के जो पार्टियां थी, जो सोच थी, जैसे M.N. रॉय का रेडिकल लेफ्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आपका ये मधुली में जयप्रकाश नारायण जी का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अंबेडकर जी का आपका ये रिपब्लिकन पार्टी,
हाँ, उस समय क्या जयप्रकाश नारायण नारायण जी थे उस समय? नहीं, उस समय उनकी पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे। जयप्रकाश नारायण जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मधुली में थे। तो ये सबको लेके, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो जैसे EMS नंबूतिरी, जैसे नेताजी जीतने के बाद नेताजी ने ये घोषणा की है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच है जो पार्टियों की, वो उन पार्टियों को भी लेके, क्योंकि उस समय उन पार्टियों के प्रतिनिधि भी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का हम जानते हैं कि EMS नंबूतिरी पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण मधुली में, ये लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो MN रॉय, तो इस तरह से नेता जी का ये प्लान था कि जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मैंने विभिन्न पार्टियों के साथ उनके वो सबको लेके कंपोजिट उसमें वो काम करे। हाँ, उनके प्रतिनिधियों को लेकर एक कंपोजिट कैबिनेट बनाने का उनका यहाँ तक कहना था कि इन लोगों का कैबिनेट में वोटिंग राइट्स नहीं है। आपका मतलब ये कहना है इन ब्रीफ के इसका विरोध कर रहे थे, मतलब महात्मा गांधी जी का जो गुट था। हाँ, ये दूसरा कारण है। ये नहीं चाह रहे थे कि जो वर्किंग कमेटी बने इसमें सब लोग रहे, उनका इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, उनका कहना था कि समजातीय कैबिनेट रहेगा। अच्छा। हाँ, समजातीय कैबिनेट मतलब जो पूर्व के कांग्रेस के लोग रहे वो रहे। और नेताजी का था कि इन लोगों को भी हम साथ में लेके, ये भी कारण था जिसके वजह से उनका विरोध किया। ये बाद में सबसे प्रमुख कारण यही हो गया। अच्छा। और इसमें नेताजी भी एकदम अपने इस सिद्धांत पर एकदम अड़ गए। और बाकी लोग भी अपने की ये समझाती है ये होगा। तो उसमें गोविंद वल्लभ पंत जी एक प्रस्ताव लाए कि सुभाष बाबू जो है ये गांधी जी की अनुमति से ही कार्यकारिणी का गठन करें। तो फिर नेताजी बोले कि ठीक है गांधी जी आप नाम बोलिए, नाम को अपना प्रस्ताव दीजिए कि कौन सा नाम। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, तुम अपना नाम बताओ। हाँ, हम चाहते हैं, हम इस पर नहीं पढ़ना चाहते। गांधी जी एकदम स्पष्ट है, हम इस पर नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन हमारा ये राय है कि जो कांग्रेस के जो पूर्व के लोग हैं, कार्यकारिणी के रहे हैं, हम समझते हैं कि उनसे तुम बात करो, उनको लेके एक आगे बढ़ो। लेकिन नाम गांधी जी नहीं सुझा रहे थे। नेताजी चाहते थे कि गांधी जी नाम बोले। तो गांधी जी बीच में नहीं सुझाया, प्रपोज नहीं किए। तो इस पर बीच में काफी पत्र व्यवहार है। फिर ये हुआ कि पत्र, क्या इन पत्रों को हम पब्लिश कर सकते हैं? तो गांधी जी भी बोले कि हाँ तुम पब्लिश कर सकते हो। तो अंत में ये हुआ कि नहीं, वो गांधी जी बोले कि ठीक है, अब तुम अपने जो जिस पर दृढ़ प्रतीक जो हो तुम उसी पर रहो। एकदम स्पष्ट यही लैंग्वेज में उन्होंने कहा। और सुभाष जी बोले, नेताजी बोले कि नहीं, मैं इसको नहीं मान सकता कि ये समजातीय होगा तो वो वही होगा। लेकिन राष्ट्र जो है, देश जो है, वो नहीं चाहता। देश चाहता है कि आगे अल्टीमेटम हम दें, लेकिन उस तरह का समजातीय होगा तो वो नहीं। यह मेन कारण। बहुत ज़्यादा, बहुत ही जो है संजय जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने जो है ये बात बता दिया। मोहम्मद नूरुल्लाह नूरुल एडवोकेट साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत वाकई अपने आप में भारत की आज़ादी के लिए चमकते हुए सूरज की तरह है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि इस चैनल पे खास तौर से नेताजी के लिए बोलने का मौका मिला। ये हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हुआ कि हम उस शख्स के बारे में बात करें जिसके नाम से ही आज़ादी शुरू होती है। बिल्कुल। और उनका वो नारा जो है आज हर उस किताब में है। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज़ादी की शुरुआत की नींव वहीं से पड़ी और वो ताबूत की किल भी वहीं पड़ गई जो आज हम लोग स्वतंत्र होकर यहाँ बैठे हैं। और उनके एक्शन को, उनके सोच को, उनके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम करना ये हमारा फर्ज है और हम उनको सलूट करते हैं। और हमेशा सलूट करने के लिए उन युवाओं से अपील करेंगे कि नेताजी के जज्बे को, नेताजी के एक्शन को, उनके प्लान को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। आज भी हमारे देश में बहुत तरीके से वो आज़ादी नहीं हो सकी जिसका सपना नेताजी ने देखा था, वो हम लोगों को नहीं मिल पाई है। ये हम जैसे युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनको आइडियल माने,
उसके बताए हुए रास्ते पे चलें और आगे काम करें। बहुत अच्छा, थैंक यू यहाँ थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं 31 जनवरी 1939 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो घोषणा किया गया था उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये नेताजी का कनेक्टेड वर्ड्स है, उसमें 9th वॉल्यूम है। 31 जनवरी 1939 में महात्मा गांधी ने जो घोषणा किए थे उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मौलाना साहब द्वारा नाम वापस ले लिए जाने पर मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था, अतः उनकी हार मेरी हार है। यदि मैं निश्चित सिद्धांतों का और नीतियों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहता हूँ तो मैं नहीं हूँ। अतः मुझे यह आभास हो गया है कि मैं जिन सिद्धांतों और नीतियों पर चल रहा हूँ उन्हें प्रतिनिधिगण स्वीकृति नहीं देते। यह मेरी हार है। आखिरकार सुभाष बाबू भी देश के शत्रु नहीं है, उन्होंने भी देश के हित में कष्ट उठाए हैं। 4 फरवरी 1939 को अपने प्रत्युत्तर में सुभाष बाबू ने कहा, कई बार कई विषयों पर मैं महात्मा गांधी से सहमत नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व के प्रति मेरे मन में सम्मान बना हुआ है। मेरा सदा प्रयास रहेगा कि मैं उनका विश्वास पात्र बना रहूं, क्योंकि अन्य लोगों का विश्वास जीतने के बावजूद यदि मैं भारत के इस महान व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया तो यह मेरे लिए बहुत दुखद स्थिति होगी। ये बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इनका खाली यही था कि गांधी जी कमेटी का गठन का घोषणा करें। तो ये हुआ, लेकिन उसमें ये बड़ा व्यक्तित्व है। ये बड़ा व्यक्तित्व है। गांधी जी का भी बड़ा व्यक्तित्व है और नेताजी का भी बड़ा व्यक्तित्व है कि विचारों का मतभेद था मगर मन भेद नहीं था। दोनों का उद्देश्य था भारत की आजादी और दोनों अपने अपने विचारों से अपने कर्मों से भारत को आजाद कराने के लिए, गुलामी की बेड़ी को काटने के लिए संघर्षशील थे, आंदोलनरत थे। रास्ते में थोड़ा सा फर्क हो सकता है मगर शख्सियत बड़ी थी और ये सारी शख्सियत एक दूसरों की इज्जत करती थी। ये भी जो आज राजनीति लोग कर रहे हैं इन्हें भी सीखना चाहिए महात्मा गांधी से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी वो एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे, ये एक सीखने की बात है। आजकल जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, थैंक यू वेरी मच संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत